साल 1909 था। बेलफास्ट आयरलैंड के हलचल भरे शिपयार्ड में एक सपना आकार ले रहा था। जहाजों का एक विशालकाय आरएमएस टाइटैनिक निर्माणाधीन था। दुनिया ने ऐसा जहाज पहले कभी नहीं देखा, एक तैरता हुआ महल। इसे विलासिता और भव्यता के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। 3000 कुशल कर्मचारी अथक परिश्रम कर रहे थे। उनके हथौड़े दिन रात बजते रहते थे और धीरे धीरे शानदार ढंग से टाइटैनिक आकार लेने लगता। जहाज का आकार चौंका देने वाला था। यह लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा था। टाइटैनिक को अब तक के सबसे सुरक्षित जहाज के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट और एक डबल बॉटम पतवार थी और सभी यात्रियों और चालक दल को ले जाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट थी। जहाज को व्यावहारिक रूप से अदृश्य माना जाता था। 31 मई 1911 को टाइटैनिक तैयार हो गया, जो दूर दूर से भीड़ को आकर्षित कर रहा था। एक गर्जना और एक छप के साथ जहाज स्लिपवे से नीचे और पहली बार पानी में फिसला। दुनिया एक किंवदंती के जन्म को देखकर अपनी सांस रोक रही थी। टाइटैनिक विविध पात्रों के लिए एक मंच बन चुका था। उनका जीवन भाग्य से जुड़ा हुआ था। शीर्ष पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, जो एक अनुभवी नाविक थे जो अपनी सेवानिवृत्ति यात्रा पर निकल रहे थे। उनका अनुभव और स्थिर हाथ उनके साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों में विश्वास जगा रहा था। यात्रियों में एस्टर और गुगेनहाइम, उद्योग के दिग्गज, उनके नाम धन और प्रभाव का पर्याय था। वे अपने परिवारों और सहयोगियों को अपने साथ लाते थे, जो प्रथम श्रेणी के आवास में व्याप्त वैभव की हवा में इजाफा करते हैं। स्टीयरेज में सैकड़ों अप्रवासी एक साथ भीड़ लगे थे। उनका अल्प सामान फटे सूटकेस में पैक किया गया था। वे अवसरों की भूमि में नई शुरुआत की तलाश में गरीबी और कठिनाई को पीछे छोड़ रहे थे। उनकी उम्मीदें और सपने समुद्र जितने ही विशाल थे। जहाज के वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज थे। उनकी पैनी नजरें अपनी रचना का निरीक्षण करते समय कोई विवरण नहीं छोड़ती थी। वह गर्व से भरा हुआ था, फिर भी बेचैनी की भावना बनी रहती थी। और वॉलेस हार्टले और उनका बैंड था, जो यात्रियों का अपने हंसमुख धुनों से मनोरंजन करने के लिए तैयार था, लहरों के नीचे छिपे खामोश खतरे से अनजान। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। जैसे ही यात्री किनारे पर अपनों को विदाई दे रहे थे, उत्साह हवा में भर गया। जहाज की सीटी बजी, झंडे हवा में लहरे और यात्रा शुरू हो गई। टाइटैनिक पर जीवन विरोधाभासों का अध्ययन था। प्रथम श्रेणी में यह अपव्यय की दुनिया थी। यात्री स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, एक लाइव ऑर्केस्ट्रा के संगीत पर वॉल्ट्स कर रहे थे और भव्य सैलून में शैंपेन की चुस्की ले रहे थे। पुरुष टक्सीडो पहने हुए थे, महिलाएं अपने बेहतरीन गहने। नीचे स्टीयरेज में स्थितियां तंग और बुनियादी थीं, लेकिन उत्साह अधिक था। परिवार साधारण भोजन साझा कर रहे थे, बच्चे डेक पर खेल खेल रहे थे और हंसी हवा में भरी हुई थी। वे भी यात्रा के उत्साह में फंस गए। उनके दिल एक उज्जवल भविष्य की आशा से भरे हुए थे। कई दिनों तक टाइटैनिक पश्चिम की ओर भांप लेता रहा। अपने आप में एक छोटी सी दुनिया अटलांटिक के विशाल विस्तार में फिसली। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और यात्रा बिना किसी घटना के आगे बढ़ी। अदृश्य टाइटैनिक अपने नाम पर खरा उतरता दिख रहा था। जैसे ही टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की रात में रवाना हुआ, एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई, तारे बर्फीली तीव्रता से टिमटिमाते प्रतीत हो रहे थे। जहाज पर सवार लोगों को पता नहीं था कि जहाज एक बर्फ के मैदान में जा रहा है, एक खामोश और घातक खतरा। रात के 11:40 पर कौवे के घोंसले में एक पहरेदार उसे देखा। अंधेरे से निकलता हुआ एक झिलमिलाता सफेद द्रव्यमान टाइटैनिक के रास्ते में सीधे एक हिमखंड ठीक आगे। वह टेलीफोन में चिल्लाए। संदेश पुल पर पहुंचाया गया, जहां प्रथम अधिकारी मर्डॉक जहाज को बंदरगाह की ओर मुड़ने का आदेश दे रहा था। टाइटैनिक, विशाल और मुड़ने में धीमा, अपने स्टारबोर्ड की तरफ हिमखंड को छू लिया। प्रभाव सूक्ष्म था, दुर्घटना से ज्यादा कंपकंपी। यात्रियों को हल्का झटका लगा, लेकिन कुछ ही घबराए। हालांकि बॉयलर रूम में नुकसान गंभीर था। जहाज के आगे के डिब्बों में पानी भरने लगा। कैप्टन स्मिथ खतरे के प्रति सचेत पुल की ओर दौड़े। उन्होंने जहाज के निर्माता थॉमस एंड्रयूज के साथ बात की, जिन्होंने क्षति का आकलन किया। खबर गंभीर था, टाइटैनिक को नश्वर घाव लगे। यह बस समय की बात थी।
समय के खिलाफ दौड़ती। खंड 6 गहराई में नुकसान और उत्तरजीविता की कहानियां। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में नीचे डूबने लगा, डेक का कोण तेज हो गया, रोशनी टिमटिमाती और मंद होने लगी। दहशत आतंक में बदल गई, क्योंकि सभी के लिए पर्याप्त लाइफबोट नहीं थी। पीछे छूटे लोगों की चीखें रात में गूंजने लगी। बर्फीले पानी में महिलाओं और बच्चों से भरी लाइफबोट डूबते जहाज से दूर हो गई। उनके जीवित रहने की प्रवृत्ति और जो वे पीछे छोड़ रहे थे, उसकी भयावहता के बीच फंसे हुए थे। बैंड बज रहा था। उनका संगीत अपरिहार्य के खिलाफ अंतिम अवज्ञा का कार्य था। कुछ अपने भाग्य से धैर्य के साथ मिल गए, तो कुछ निराशा के साथ। जहाज पर सवार सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब एस्टर शांति से अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में मदद करने लगे, यह जानते हुए कि वह उससे जुड़ नहीं पाएगा। एक बुजुर्ग दंपति इसिडोर और इडा स्ट्रॉस दोनों ने एक साथ मौत का सामना करने का फैसला किया। उनकी प्रेम कहानी भक्ति का एक स्थायी प्रतीक है। 15 अप्रैल को तड़के 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर लहरों के नीचे समा गया, जिसमें 1500 से ज्यादा जानें चली गई। कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक रहा अदृश्य जहाज गहराई में गायब हो गया, केवल मौन और मलबे का बिखराव छोड़ गया। खंड 7 उत्तर खोज। टाइटैनिक के बाद। टाइटैनिक के डूबने की खबर दुनिया भर में सदमे की लहरें भेजती है। अविश्वास और दुख परिवारों और समुदायों को हमेशा के लिए त्रासदी से घायल कर दिया। एक जहाज जिसे अदृश्य माना जाता था, उसका इतना भयावह अंत कैसे हो सकता है? बाद में जांच शुरू की गई, पूछताछ की गई और दोष सौंपा गया। पर्याप्त लाइफ बोट का अभाव, जिस गति से जहाज बर्फीले पानी से गुजर रहा था, चेतावनी संदेशों की गलत व्याख्या, ये सभी आपदा के पैमाने में योगदान करते हैं। टाइटैनिक के डूबने के कुछ घंटों बाद कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंच गए। बचे लोगों को सदमे और दुहुक से पीड़ित लाइफबोट से खींचकर जहाज पर ले जाया गया। दुनिया शोक मनाती है, क्योंकि खोए हुए लोगों के नाम धीरे धीरे सामने आए। टाइटैनिक का डूबना समुद्री सुरक्षा नियमों में खामियों को उजागर करता है, जिससे शिपिंग उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। नए कानून बनाए गए, जिसके लिए जहाजों को सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफबोट ले जाने और 24 घंटे रेडियो निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। खंड 8 टाइटैनिक को याद करते हुए स्मारक और श्रद्धांजलि। टाइटैनिक भले ही चला गया हो, लेकिन इसे भुलाया नहीं जा सकता है। स्मारक बनाए, संग्रहालय उसकी स्मृति को समर्पित करे और उस भयावह यात्रा पर जाने वालों की कहानियां हमें मोहित और परेशान करती रहती है। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में उस जगह के पास एक स्मारक है जहां से टाइटैनिक रवाना हुआ था। बेलफास्ट, आयरलैंड में जहां जहाज बनाया गया था, एक संग्रहालय इसके निर्माण और इसके दुखद अंत की कहानी कहता है। और हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया में जहां कई पीड़ितों को दफनाया गया, एक कब्रिस्तान आपदा की एक गंभीर याद दिलाता है। टाइटैनिक ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रेरित किया। प्रत्येक उस भयावह रात के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जेम्स कैमरून की महाकाव्य फिल्म टाइटैनिक से लेकर सेलिन डायोन के माई हार्ट विल गो ऑन की भूतिया धुनों तक कहानी दुनिया भर के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। 1985 में खोजा गया टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल पर जीवन की नाजुकता और मानवीय कहानियों की स्थायी शक्ति की एक मौन और मार्मिक याद दिलाता है। खंड 9 टाइटैनिक की स्थायी विरासत। टाइटैनिक की कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं और भाग्य के मनमौजी स्वभाव की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों से सबसे बड़े सपने भी चकनाचूर हो सकते हैं। टाइटैनिक की विरासत सिर्फ समुद्र तल पर पड़े मलबे में ही नहीं, बल्कि त्रासदी से प्रभावित अनगिनत जीवन में भी जीवित है। वीरता, निस्वार्थता और हानि की कहानियां हमें प्रेरित और प्रेरित करती रहती हैं। टाइटैनिक एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रगति और नवाचार को प्रकृति की शक्ति के प्रति सावधानी और सम्मान से नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह प्रतीत होता है कि असंभव के सामने भी तैयारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। टाइटैनिक की कहानी हालांकि त्रासदी में डूबी हुई है, अंततः हमें मानव आत्मा की स्थायी ताकत की याद दिलाती है। ये डर के सामने साहस, खतरे के सामने निस्वार्थता और प्रेम की कहानी है,
जो सबसे अंधेरी रातों को भी पार कर जाती है।